स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लास में। आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत लेसन 2 जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इस पर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ। तो जैसा कि आपको पता है, नाम पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास अर्थात द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो लेकिन देखते हैं पहले इस लेसन में जो महत्वपूर्ण शब्दावली है और कौन कौन से पॉइंट आपको इस लेसन में पढ़ने हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे पहले महत्वपूर्ण शब्दावली। दूसरा बिंदु है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, सौरमंडल, फिर तारों का निर्माण कैसे हुआ इसकी जानकारी दी जाएगी, ग्रहों का निर्माण, चंद्रमा का निर्माण, पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ ये भी आपको बताया जाएगा। और अगला बिंदु है स्थल मंडल का विकास, वायुमंडल का विकास, जलमंडल का विकास और अंत में जीवन की उत्पत्ति। इतनी सब प्रक्रियाएं होने के बाद लास्ट में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन कल्पों से गुजरकर हमारा ये वर्तमान आधुनिक मानव हमारे सामने है, हम हैं। तो इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। आपको ये एनसीईआरटी बुक से ही आपको दिया जा रहा है। तो आशा है आप इस लेसन को बहुत सोच समझकर बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके आप देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे और कोशिश यह करिए कि आप अपने लेसन की भी स्टडी ज़रूर करें, तभी आपको यह लेसन समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण शब्दावली है बच्चों वह क्या है, जिसके माध्यम से आपको इस लेसन में जो शब्द बार बार आपके सामने आएंगे इन शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, तभी आपको लेसन भी समझ में आएगा। तो पहली शब्दावली है बच्चों, यह है आकाश गंगा। आकाश गंगा आपने नाम पहले भी सुना होगा। आकाश गंगा क्या है? लाखों करोड़ों तारों का समूह। आपने बच्चों अनुभव किया होगा या देखा भी होगा, जब आप रात में आकाश में एक धुंधली सफ़ेद पट्टी कभी देखते हैं और आपके मन में ये जिज्ञासा उठती होगी कि यह धुंधली सफ़ेद पट्टी क्या है। तो यही है बच्चों आकाश गंगा। और इस हमारी आकाश गंगा में क्या होता है, लाखों करोड़ों छोटे बड़े तारों का ये समूह है, इसे हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा। दूसरी जो शब्दावली है यह है प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? अंतरिक्ष में दूरी मापने की एक इकाई है। जैसे अपने पृथ्वी पर दूरी को मापने की इकाई है मीटर है, किलोमीटर, इसी प्रकार से अंतरिक्ष में जो दूरी है इसको हम किस इकाई में मापते हैं? प्रकाश वर्ष। अगली शब्दावली है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष किसे कहते हैं बच्चों? अंतरिक्ष का ना कोई आदि है ना ही अंत। अंतरिक्ष में छोटे व बड़े आकार की अरबों तारों का समूह है। कोई एक दो सैकड़ों हजारों तारे नहीं बच्चों, अंतरिक्ष में अरबों तारों का समूह है। प्रत्येक तारों के समूह में लाखों सौरमंडल है। हमारा एक सौरमंडल पृथ्वी का है, आपको पता है, लेकिन इस अंतरिक्ष में हमारे जैसे लाखों सौरमंडल हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा नामक मंदाकिनी में है, जो अंतरिक्ष में नगण्य सा स्थान रखता है। अर्थात इसकी हम ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि इससे भी बहुत बड़े बड़े सौरमंडल अंतरिक्ष में है। यह जो अंतरिक्ष है इसमें सूर्य जैसे 3 खरब तारे होने का अनुमान है। 3 खरब तारे। सूर्य क्या है? सूर्य भी तो एक तारा है जिसका अपना प्रकाश है, ठीक है। तो ये अंतरिक्ष की जानकारी हुई। अब आगे है ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह प्रकाशहीन, यानी उनका अपना प्रकाश नहीं होता। वे आकाशीय पिंड हैं जो अपनी कीली या अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, जैसे माना यह है, क्या है, सूर्य है और यहाँ पर यह है एक पिंड है, ग्रह है। तो यह क्या पिंड क्या करेगा? यह पिंड पहले तो इस अपनी कीली पर घूमते हुए चारों तरफ, फिर क्या करेगा, इस सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। इसे हम क्या कहेंगे? ग्रह। और विशेषता यह है कि इस ग्रह की अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ठीक है ना, ये प्रकाशहीन होते हैं। नेक्स्ट है बिग बैंग। बिग बैंग क्या है? यह आधुनिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है। ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू थ्योरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, ये जो आपको इस लेसन में आगे बताया जाएगा। आगे है निहारिका किसे कहते हैं?
ब्रह्मांड में धूल व गैस का बादल जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? नीहारिका। ठीक है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह, ये छोटे छोटे जो ग्रह हैं इनको हम क्या कहेंगे? ये क्षुद्र ग्रह हैं। और क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित छोटे पिंड हैं। ठीक है। उसके बाद पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य के निकट 4 ग्रह, ये मान लीजिए हमारा यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य के निकट क्रम से 4 ग्रह, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो सूर्य से निकटतम हमारे ये जो 4 ग्रह हैं इनको हम क्या कहेंगे? पार्थिव ग्रह। ये थी एक महत्वपूर्ण शब्दावली बच्चों। अब ये शब्द आपके इस लेसन में बार बार आते रहेंगे, और जब आते रहेंगे तो आपको मैंने इसीलिए पहले बता दिया है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने लेसन की तरफ और अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं कैसे बनी, कौन कौन से सिद्धांत हैं, क्या कल्पना की गई थी, तो इससे संबंधित 2 सिद्धांत दिए गए। पहला सिद्धांत था आरंभिक सिद्धांत, इसको कहते हैं। और इस आरंभिक सिद्धांत में भी 2 परिकल्पनाएं थी। एक तो था एक तारक परिकल्पना, इसमें इमैनुअल कांट और लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना थी। नीहारिका मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा क्या है। दूसरी परिकल्पना द्वैतारक परिकल्पना। ठीक है। एक तारक मतलब पृथ्वी की जो उत्पत्ति वह एक तारे से हुई होगी, और इसमें विचारधारा किसकी थी? इमैनुअल कांट, लाप्लास, इनकी। और द्वैतारक में कल्पना की गई थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों से हुई होगी, और इसमें जो परिकल्पना में जो विचार रखे चैम्बरलिन और मोल्टन ने रखे थे। और अगला सिद्धांत वह है आधुनिक सिद्धांत, और ये आधुनिक सिद्धांत किस नाम से फेमस हुआ? बिग बैंग थ्योरी के नाम से। और बिग बैंग क्या है ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। अब आइए चलते हैं इन सभी सिद्धांत को बारी बारी से मैं आपको समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये जो आरंभिक सिद्धांत मैंने आपको बताया, सबसे प्रारंभिक यह लोकप्रिय विचार जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने दिया था। किसने दिया? इमैनुअल कांट ने। ये जैसे मैंने आपको पहले ही नाम दे दिया है। इन्हीं सिद्धांत को जो इन्होंने सिद्धांत दिया 1796 में दिया बच्चों। इसमें गणितज्ञ लाप्लास ने इसको संशोधित रूप में प्रस्तुत किया, जो नीहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ, जो सूर्य की युवावस्था से संबंधित था। देखिए मैंने क्या बताया आपको, ग्रह जो है इनका निर्माण प्राचीन काल में ब्रह्मांड में एक कोई आकाश में ये जो बादल और ये धूल का एक पिंड था, यह स्वतंत्र रूप से घूम रहा था। और यह किसका परिचय था? किसका आरंभिक अवस्था थी? सूर्य की आरंभिक अवस्था थी। इन्होंने माना कि हमारे ब्रह्मांड में एक गैस और धूल बादलों से भरा हुआ एक कोई पिंड था, और यह चक्कर लगा रहा था ब्रह्मांड में, और यह प्रतीक था सूर्य की युवावस्था का। अब रूस के ऑटो श्मिट और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने 1950 के दशक में नीहारिका परिकल्पना, अब नीहारिका परिकल्पना इमैनुअल कांट की है, इस परिकल्पना में क्या किया? थोड़ा सा संशोधन किया। इनके अनुसार सूर्य एक नीहारिका से घिरा हुआ था। इमैनुअल कांट ने क्या बताया कि यह एक पिंड अपने आप में स्वतंत्र था, लेकिन ऑटो श्मिट ने कहा कि यह जो पिंड है यह अपने चारों ओर एक और धूल और गैस के बादलों से घिरा हुआ था। ठीक है ना। जो मुख्यतः इसमें क्या थे? हाइड्रोजन भी था और हीलियम और धूल कणों से निर्मित था। ये जो इसके चारों तरफ घेरा है यह इसमें क्या क्या था? हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण भरे हुए थे। तो उनका विचार ये था कि यह एक तारक परिकल्पना है, और सूर्य का निर्माण इसी नीहारिका के माध्यम से हुआ, और अन्य ग्रहों का निर्माण भी इसी परिकल्पना के माध्यम से इन्होंने उसको समझाया। उसके बाद ये तो थी एक तारक, उसके बाद थी द्वैतारक परिकल्पना। बच्चों द्वैतारक परिकल्पना में 1900 में चैम्बरलिन और मोल्टन के अनुसार ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा, यानी एक अन्य भ्रमणशील तारा, एक तो ये था ही पहले से ही, और इसके अलावा एक और तारा धूल और गैस कणों से बना हुआ था, और यह क्या हुआ? सूर्य के पास से गुजरा। ये हमारा सूर्य की प्रारंभिक अवस्था बताई, और ये इसके पास से
गुजरा। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से, ये जो हमारा तारा घूम रहा था, इसके गुजर रहा था, इसके गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से, ये जो सूर्य की सतह है, एक सिगार के रूप में आकृति क्या हुई, कुछ इससे निकलकर अलग हो गया। ठीक है, और जब वह भ्रमणशील तारा सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य की सतह से बाहर निकला हुआ, ये जो बाहर निकला हुआ पदार्थ है, ये क्या था, इसकी आकृति कैसी थी, सिगार की तरह थी। यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, ये सूर्य के बाहर इसी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे संघनित होकर उसने ग्रहों का रूप ले लिया। ठीक है, इस सिद्धांत को द्वैतारक या बाइनरी थ्योरी के नाम से जाना जाता है। चैम्बरलेन और मोल्टन के इस सिद्धांत को सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी ने भी इसका समर्थन किया। अर्थात बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है, इसमें द्वैतारक में बताया गया कि सबसे पहले इस ब्रह्मांड में एक तारा था। ठीक है, इसका निर्माण धूल कणों से और बादलों से था, और यह कल्पना की गई द्वैतारक में कि एक तारा और भी था जो सूर्य के नज़दीक होकर यहाँ गुजरा, और जब गुजरा तो इस तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण इस सूर्य से एक पदार्थ निकला, और इसकी आकृति कैसी थी, एक सिगार नुमा था। ठीक है, और यही सिगार इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, और धीरे धीरे यह पदार्थ संघनित होकर ग्रहों के निर्माण में सहायक हुआ। ठीक है, यह था आपका पृथ्वी का एक तारक और द्वैतारक परिकल्पना। अब उसके बाद आधुनिक सिद्धांत, जो कि वर्तमान में है इस समय, और यह सिद्धांत मान्य भी है। आधुनिक सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, बिग बैंग थ्योरी के नाम से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, जिसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत 1920 में एडविन हब्बल ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और समय बीतने के साथ ही आकाशगंगाएं अर्थात गैलेक्सी भी कहते हैं या मिल्की वे भी कहते हैं, ये आकाशगंगाएं भी एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से दूर हो रही हैं बच्चों। प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, वे अति सूक्ष्म, ठीक है, आपको बताया गया कि ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म पदार्थ था, यह इसका निर्माण हुआ था, और यह एक गोलक के रूप में था। ये एक छोटे से इस तरह से गोलक के रूप में था, एकाकी परमाणु था ये। इसका आयतन सूक्ष्म लेकिन तापमान एवं घनत्व अनंत था, बहुत था इसका। ठीक है ना, ये जो पदार्थ था बच्चों, इसका आयतन तो थोड़ा था, यानी देखने में छोटा था, लेकिन इसका जो टेम्परेचर था, जो डेंसिटी थी, वह अनंत थी। बिग बैंग की प्रक्रिया में सूक्ष्म गोलक में विस्फोट हुआ। ये जो गोलक था, इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ठीक है, जिससे वृहत विस्तार हो गया। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। इस विस्फोट के बाद 1 सेकंड में कुछ अंश में ही वृहत विस्तार होता है, और उसके पश्चात उसकी गति धीमी पड़ जाती है। अर्थात विस्फोट के बाद क्या होता है, एक विस्तार जो होता है वृहत स्थिति में होता है, उसके बाद उसकी स्थिति धीमी हो जाती है। बिग बैंग के प्रारंभिक 3 मिनट में परमाणु का निर्माण होता है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के समय में तापमान 4500 डिग्री केल्विन गिरावट दर्ज हुई, और परमाणुओं का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। इस दौरान ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ठीक है ना, आपको इस तरह से समझाया जा सकता है कि देखिए, प्रारंभ में एक छोटा सा अणु था, और इसमें ही इसका जो घनत्व था, जो टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा था, और इसमें क्या हुआ, बाद में एक विस्तार हुआ, विस्फोट हुआ, और ये अणु ही विस्तृत होकर इस तरह से बहुत विस्तृत रूप लेकर के बड़ा हुआ, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई, और ये क्या कहलाई, बिग बैंग थ्योरी। अब उसके बाद देखते हैं हमारा अगला बिंदु क्या है बच्चों, सौर मंडल। अब ये सौर मंडल क्या है, देखिए, जैसा कि मैंने आपको इस छोटी सी टेबल के माध्यम से बताया है, और आपकी बुक में बड़ी टेबल है, और भी बहुत सारी बातें उसमें दी गई हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ बच्चों। सौर मंडल में देखिए हमारे क्या हैं, इन सौर मंडल में हमने आपको ग्रह बताए हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये वरुण, हमारे 8 ग्रह हैं।
और उसके अलावा इन 8 ग्रहों की दूरी सूर्य से कितनी है और उपग्रह किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, ठीक है। और आपको एक बात ध्यान रखनी, ये जो दूरी मैंने आपको बताई है सूर्य से दूरी खगोलीय एकक में है, ठीक है ना, आप इसको ध्यान रखना। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला ग्रह हमारा है बुध। बुध की सूर्य से दूरी कितनी है 0.387 खगोलीय एकक, ठीक है। और उसके बाद शुक्र की दूरी तो आपको दिखाई गई, पृथ्वी की दूरी 1 एकक है और 1 एकक का मतलब है 14,95,98,000 किलोमीटर, ठीक है ना। इस तरह से मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की ये सूर्य से क्रमशः दूरी आपको बताई गई है। उसके बाद ये उपग्रह हैं। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, 0 दिखाया गया है। शुक्र का भी कोई नहीं है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के लगभग 53, शनि के भी इतने ही हैं और अरुण के 27 हैं, वरुण के 13 उपग्रह हैं। ये हमारा सौरमंडल है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका सौरमंडल क्या है, कितने ग्रह हैं, उनकी दूरी क्या है, जो हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं उसके उपग्रह क्या है। तो ये बेसिक जानकारी आपको इस लेसन में दी गई है, ठीक है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं तारों का निर्माण। आपने रात में उत्सुकतावश आकाश को आप निहारते हैं, देखते हैं, बहुत सारे तारे आपको दिखाई देते हैं, अनगिनत तारे आपको दिखाई देते हैं, लेकिन मन में यह आता होगा कि ये जो तारे इतने छोटे छोटे हैं इनका निर्माण कैसे हुआ, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई इस पृथ्वी पर। हम देखते हैं इसके बारे में। बच्चों, तारों का निर्माण निहारिका या नेबुला से होता है। अब निहारिका क्या है, नेबुला क्या है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है ना। निहारिका धूल व गैस का बादल है, ठीक। निहारिका क्या है, धूल और गैस का बादल है जिसमें उपस्थित धूल कण, गैस व पिंडों के सहयोग से तारों का निर्माण हुआ है। अनुमान है कि तारों का निर्माण लगभग 6 से 7 अरब वर्ष पहले हुआ है। अब आइए ग्रहों का निर्माण देखते हैं। ग्रहों के विकास की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहली अवस्था क्या है, ब्रह्मांड में निहारिका, निहारिका अर्थात गैस व धूल के जो बादल थे, निहारिका से तारों का निर्माण हुआ जिनमें हाइड्रोजन व हीलियम गैस मिलती है। इन गैसों के जलने से उनमें प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरी अवस्था थी तारों के निर्माण के बाद उनमें स्थित अपकेंद्री बल के कारण उनसे कुछ पदार्थ एक छल्ले के रूप में बाहर निकला। इन छल्लों के संगठित होने से ही क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। ऐसी ही प्रक्रिया ग्रहों पर होने से, यानी ये जो प्रक्रिया ग्रहों की उपस्थित हुई, यही प्रक्रिया जब ग्रहों पर हुई तो ग्रहों से जो पदार्थ बाहर निकले वे क्या बने, उपग्रह बन गए, ठीक है। अब चंद्रमा का निर्माण। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह, हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसका निर्माण कैसे हुआ, आइए देखते हैं चंद्रमा का निर्माण। बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी के निर्माण के बाद हुई। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक टकराव का परिणाम है जिसे द बिग स्प्लिट कहा गया। डार्विन के अनुसार 1838 में प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक पिंड थे। क्या थे ये, पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक पिंड थे। ये पिंड डंबल की आकृति यानी डंबल के शेप में परिवर्तित हुआ और अंत में टूट गया। ये जो चक्र घूम रहा था डंबल के शेप में, यह परिवर्तित हो गया और अंत में टूट गया। चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जो पृथ्वी से अलग हो गया। चंद्रमा 28 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। चंद्रमा कितने दिन में, ये 28 दिन में हमारी इस पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इस पर चंद्रमा पर जीवन की संभावना मौजूद है। तो ये था चंद्रमा की उत्पत्ति। अब देखते हैं पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ। बच्चों, उत्पत्ति के समय यानी आरंभिक काल में पृथ्वी कैसी थी, एक तरल गर्म आग का गोला थी। धीरे धीरे इसकी ऊपरी परत ठंडी होने लगी। इसका वायुमंडल विरल था जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैसें थीं। समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ और आज
यह सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन उपस्थित है। अब देखते हैं जो हमारा स्थल मंडल है जिस पर हम रह रहे हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ। इस पृथ्वी की आकृति विभिन्न प्रकार की है, लेकिन सबसे पहले हम स्थल मंडल देखेंगे। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी अत्यंत तरल लावा के रूप में थी। लावा समझते हैं, जो पृथ्वी के अंदर से गर्म चट्टानें पिघली अवस्था में बाहर निकलती हैं, ठीक है ना, ज्वालामुखी के टाइम। तो जो अंदर पिघली हुई चट्टानों का जो पिघला रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। सर्वप्रथम इसकी ऊपरी परत ठंडी हुई, किसकी, पृथ्वी की, ठीक है। सबसे परत पहले क्या हुआ, ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई और पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी तरल अवस्था में है। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपटल कहलाती है जिस पर हम रह रहे हैं। इस भूपटल का उठा हुआ भाग स्थल मंडल और धंसा हुआ भाग जल मंडल कहलाया। स्थल मंडल के अंतर्गत मुख्य रूप से महाद्वीपों को शामिल किया गया। उत्पत्ति के समय जो भारी पदार्थ थे जैसे लोहा और निकल यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में चले गए। हल्के पदार्थ ऑक्सीजन जैसे ये ऊपरी परत में स्थित रह गए, ठीक है ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग, ऊपरी भाग, ये आपको अगले लेसन में बताया जाएगा। ये लोहा और पदार्थ ये जैसे थे, ये पृथ्वी के हमारे सबसे इंटरनल पार्ट, ठीक है ना, आंतरिक भाग जो क्रोड में थे, ये पार्ट यहाँ रह गए और जो ऑक्सीजन जैसे हल्के थे ये ऊपरी परत में रह गए। इस प्रकार से हमारे स्थल मंडल का निर्माण हुआ। उसके बाद वायुमंडल, जिस पे हम सांस ले रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जीवित हैं, इस वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण भी 3 अवस्थाओं में हुआ। पहली अवस्था में आदिकालीन वायुमंडल गैसों का ह्रास हुआ। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जल वाष्प, ठीक है ना, वायुमंडल के विकास में सहयोग दिया। तीसरी अवस्था में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। इस प्रकार से हमारे इस वायुमंडल का निर्माण हुआ और इसका विकास हुआ। अब देखते हैं जलमंडल का विकास और निर्माण कैसे हुआ। बच्चों, पृथ्वी के जलमंडल का विकास तब हुआ जब पृथ्वी के ठंडा होने के कारण वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का संघनन यानी कंडेंसेशन प्रारंभ हुआ। जो उपस्थित वाष्प थी वह संघनित हुई और इसी क्रम में वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो CO2 गैस थी, ये वर्षा के पानी में मिलने लगी। जो वर्षा के पानी में ये कार्बन डाइऑक्साइड घुल गई तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कम हो गया, जिससे तापमान में क्या हुआ, गिरावट हुई और भारी मात्रा में वर्षा हुई। वर्षा का जल पृथ्वी के बड़े गर्त किसे कहते हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, इनमें इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ वर्षों बाद महासागर बने। आपने देखा जलमंडल का निर्माण कैसे हुआ, कैसे इसका विकास हुआ। बच्चों, अब देखते हैं जीवन की उत्पत्ति। इस पृथ्वी पर जो जीव प्रारंभिक अवस्था में कैसे थे, वर्तमान में आप कैसे हैं, आपके समक्ष सब कुछ है, लेकिन इस जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई यह जानना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन बनी, ठीक है ना। अंतिम चरण क्या था, अंतिम चरण में जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन की उत्पत्ति और विकास से ही संबंधित है इसका अंतिम चरण। आरंभिक वायुमंडल जीवन के लिए अनुकूल नहीं था, किंतु धीरे धीरे इसकी रासायनिक संरचना में हुए बदलाव ने जीवन के लिए अनुकूलता प्रदान की। जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। हमारे जो जीवन का विकास हुआ यह लगभग आज से 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र में हुई। एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य के जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल के मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। ये मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई हुई भूवैज्ञानिक काल की, इसके माध्यम से आपको जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, किन वर्षों में, किन कल्पों में हुई, ये पूरा आपको बताया गया है। तो आइए इसको पहले समझते हैं क्या है। देखिए, इसमें 3 पार्ट हैं और इसका नाम टेबल का क्या है, भूवैज्ञानिक युग का पैमाना।
भूवैज्ञानिक, जब हम नहीं थे, ये सृष्टि की आरंभ जब हुई थी और उस समय जीवन कैसा था, कैसे कैसे जीव हुए और वर्तमान में विकसित होकर हम आधुनिक मनुष्य बने। तो लेकिन इसकी शुरुआत किन कल्पों से हुई, कल्पों के नाम क्या थे और उस कल्प में किस प्रकार के जीव थे। तो देखिए, पहले कॉलम में महाकल्प दिए गए हैं, दूसरे में उस महाकल्प में कौन कौन से कल्प थे और उस कल्प में जीव कितने प्रकार थे, और अंत में यह क्या है, जो कल्प थे ये करोड़ वर्ष पूर्व में गणना की गई है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम शुरुआत करते हैं नीचे से। देखिए, सबसे पहले जो महाकल्प था वह था प्रागजीव कल्प। ठीक है, इसको हम क्या क्या कहते हैं, प्रोटेजोइक कल्प। ठीक है, और इसमें जीवाश्म का अभाव था और इस कल्प में ये 60 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। देखिए ऊपर दिया गया है, ये जो संख्या है 60 करोड़, नीचे संख्या दी गई 60 और किस में मापी गई है, करोड़ वर्ष पहले की बात है, प्रागजीव कल्प की बात है। और इसमें इसके बाद की जो अवस्था आई वह थी पुराजीव कल्प यानी पेलेजोइक कल्प में। और इसमें ये जो महाकल्प है और कल्प कौन कौन से थे, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलारियन, आर्ड्रोविसियन और कैम्ब्रियन, ये कल्प थे और पुराजीव क्या था, महाकल्प था। तो पर्मियन काल कितने समय का था, 30 करोड़ वर्ष पहले का था। अब इस 30 करोड़ वर्ष पहले में रेंगने वाले जीवों की अधिकता थी। ठीक है, किसमें, पर्मियन काल में। और रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे इस काल में, जलचर और स्थलचर थे। उसके बाद आज से 40 करोड़ वर्ष पहले स्थलीय पौधे और पहली मछली का निर्माण हुआ या विकास हुआ कह सकते हैं। और 50 करोड़ वर्ष पहले क्या था, स्थल पर कोई जीवन नहीं, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे। ठीक है, ये था पुराजीव कल्प। उसके बाद है मध्यजीव कल्प, महाकल्प। और इस महाकल्प में क्रिटेशियस, जुरैसिक और ट्रियासिक, ये 3 कल्प थे। अब यह कब की बात है, आज से 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है, जिसमें देखिए मेढक व समुद्री कछुआ हुआ, फिर डायनासोर का युग हुआ और फिर डायनासोर का समाप्ति भी हो गई। ठीक है, उसके बाद आया नवजीवन या सेनोजोइक महाकल्प। और इस सेनोजोइक महाकल्प में भी इतने कल्प हैं, देखिए हीलोसीन, प्लामोसीन, ओलिगोसीन, प्लेस्टोसीन, मायोसीन और इओसीन। और इस आज से 10 करोड़ वर्ष पहले की बात में पहले क्या हुआ, वनमानुष हुआ, फिर आदिमानव हुआ और अब विकसित होकर के पूरा का पूरा आपके सामने मॉडिफाई होकर आधुनिक मानव आया, जिसमें हम सभी शामिल हैं। तो आशा है बच्चों आपको यह लेसन समझ में आया होगा। और अगर आपको इस लेसन की पूरी जानकारी हो गई है तो आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मैंने जो आपको क्वेश्चन अभी शायद नहीं दिया है या दे दिया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप उसका आंसर ज़रूर दें। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर दूंगी, अभी आपको बताऊंगी कि हमारी सृष्टि की जो रचना हुई, ठीक है, इस सृष्टि या ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित सर्वमान्य जो सिद्धांत है वह कौन सा है, उस सिद्धांत का नाम आपको लिखना है मेरे इस कमेंट्स बॉक्स में, उसका आंसर लिखना है कि सर्वमान्य सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत कौन सा है, उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो यह था बच्चों आपको इस लेसन 2 की पूरी जानकारी दी गई, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, साथ में वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। चैनल का नाम आपको बता दूं मैं, वर्सेटाइल नॉलेज मास्टर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपको इसी चैनल पर सारे वीडियो आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों आपको इस सब्जेक्ट के अगले लेसन नंबर 3 में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, टेक केयर।